नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। तो शुरुआत कर रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल से, जहां देश के दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल से 8 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर स्थिति काफी हद तक अब साफ हो चुकी है। कई एग्जिट पोल्स ने जहां गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को फिर से बहुमत दिया, वहीं एमसीडी चुनाव में 15 साल बाद बीजेपी हारती दिख रही है। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां कल दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ और उसके साथ ही नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार को मतदान खत्म होते ही अलग अलग एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल्स में दावा ये किया गया कि जिसमें गुजरात में बीजेपी की शानदार वापसी के आसार बताए जा रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं चली। तो आप देखिए, ये एग्जिट पोल्स जो हैं, पोल ऑफ एग्जिट पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं। 182 सीटें हैं गुजरात में और यहाँ पे ये आप अलग अलग जो सर्वेज हुए हैं, जो एग्जिट पोल्स हुए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज एक्स, टाइम्स नाउ, जी, तो इन सब का अगर पोल ऑफ एग्जिट पोल्स निकालें, 126वां आंकड़ा है जो कि बहुमत का आंकड़ा है। ये हमने आपको दिखाया 250 जो कि एमसीडी की बात हम कर रहे थे। ये अब आप देख रहे हैं गुजरात का, जिसमें कि 182 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 92 है। और पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में 132वां आंकड़ा है जो बीजेपी का नजर आ रहा है, यानी कि जो बहुमत है उससे काफी ज्यादा आगे। वहीं कांग्रेस जो अपनी सहयोगी के साथ लड़ी है उसमें 38 सीटें, पिछली बार 77 आई थी 2017 में, इस बार 38, काफी कम नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एंट्री हुई है पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में। आप ये देखिए 9 से 21 कई अलग अलग जगह यहाँ पर आंकड़े जो दिख रहे हैं, एक एंट्री हुई है, यानी कि डबल डिजिट में नंबर दिखे हैं। लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में 8 वो आंकड़ा है जहां सीटें दिख रही हैं। आरजू, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बार बार जो बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री ली है, 2017 में भी चुनाव लड़ा था 29 सीटों पर, इस बार जो चुनाव लड़ा है तो इसमें सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार कोई सीट नहीं जीती थी। जी बिल्कुल, हालांकि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, खूब रोड शो हुए, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं, उसमें तो आम आदमी पार्टी का कोई जादू यहां पर चलता हुआ नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस की सीटें भी पिछली बार के मुकाबले घटेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो गुजरात में सोमवार को 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हुआ, जिसके बाद से ही एग्जिट पोल्स आना शुरू हो गए। तो 2 चरणों में गुजरात में मतदान हुआ है। गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने कहा है कि जनता ने तय कर लिया है कि एक नया इतिहास बनाना है। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार सुदान गढ़वी ने यह कहा कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही और एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाएंगे, उनका ये कहना है। सुनते हैं। एजेंसियां हैं वो तो छोटे मोटे सर्वे लेती है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि एग्जिट पोल से कई गुना ज्यादा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को और उस दिन पता चल जाएगा। मैं 100% मान रहा हूं कि भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। पहली फेज में 51+ सीटें हम जीत रहे हैं 89 में से। आज का 93 में से हमारा आकलन 50+ है, 52+। और वहीं गुजरात के एग्जिट पोल्स पर एनडीटीवी से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने बातचीत की और कहा कि आपको गुजरात में बहुत ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का वोटर शांत रहता है, उन्होंने कहा, एग्जिट पोल में सामने नहीं आता। एग्जिट पोल्स की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में लीड कर रही है, पर गुजरात और हिमाचल में एक भारी हार जो एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा। क्या कहना है आपका एग्जिट पोल्स पर? दिल्ली में कह रहे हैं कि 107-110 वोट्स आएंगी 250 में, और गुजरात में कह रहे हैं 10 से 15 सीट्स आएंगी। क्या कहना है आपका? देखिए, एग्जिट पोल्स की एक आप कहें इनहेरेंट ड्रॉबैक होता है। उनकी एक प्रकार से उनका मिजाज कुछ इस प्रकार का होता है, या उनकी साइंस कुछ इस प्रकार की होती है कि वो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को बहुत कम आंकते हैं।
2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था, आज हम 2022 में खड़े हैं। 2013 से लेकर 2022 में जितने चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को सर्वे ने बहुत कम आंका। हमारे पहले सर्वे में जब हम एक नई ऊर्जा बन के दिल्ली में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, 70 में से हमें एग्जिट पोल्स ने 1, 2, 4 सीटें दी थी, हमारी 28 सीटें आई थी। वो इसलिए क्योंकि नए एंट्रेंट को एग्जिट पोल्स गेज ही नहीं कर पाते हैं, उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका मतदाता कौन है, कितनी बड़ी तादाद में उन्हें वोट पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा ही कुछ गुजरात में होता नजर आ रहा है। गुजरात में हम एक नई ऊर्जा है, पहली बार दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कम आंका जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहने वाला है इन सारी प्रोजेक्शन से, और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। 2 चीज़ें जो एग्जिट पोल्स ने गुजरात के, जहाँ तक हम बात करें, जो मुझे लग रहा है उनमें कहीं खामी है या गलती है, वो ये है, एक तो उन्होंने बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग उतना ही दिखाया है जितना 2017 में था, आज से 5 साल पहले, यानी कि बीजेपी का 1-2% ही वोट शायद नीचे गिरा, लगभग वही मेंटेन्ड है, जो कि नहीं है। बीजेपी का वोट शेयर बहुत, और बीजेपी का मतदाता बहुत तेजी से नीचे आया। उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और विकल्प की ओर निकला है, परिवर्तन की ओर निकला है। वहाँ दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को लगभग 20% का वोट शेयर सारे एग्जिट पोल्स कुल मिलाकर औसतन दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है। तो बीजेपी का 46-47% से कहीं नीचे है, आम आदमी पार्टी का जो 20% दे रहे हैं उससे कहीं ऊपर है। जब ये करेक्शन करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी कहीं ऊपर आएगी और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस गुजरात में बेहतर होगा, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। नगर निगम में तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एमसीडी के चुनाव में भी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी एक मजबूत फोर्स है दिल्ली में, यहाँ पर भी हमें कम आंका गया है। यहाँ पर भी हमारी सीटें जो एग्जिट पोल्स जितने भी नंबर दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आएंगे और 200 के पार होगा आंकड़ा। आम आदमी पार्टी बम्पर सीटों के साथ नगर निगम में सरकार बनाएगी। धन्यवाद राघव चड्ढा हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, राघव चड्ढा कहते हैं कि जो बीजेपी का वोटर है वो एक तरह से अग्रेसिव है, तो वो साफ तौर पर एग्जिट पोल्स में बाहर आता है, पर जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो थोड़ा साइलेंट है, वो क्लियरली बाहर नहीं आ पाता है एग्जिट पोल्स में। इसलिए वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नंबर्स बहुत कम आके गए हैं, असलियत से बहुत दूर है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो एग्जिट पोल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुजरात में लोग कैमरे पर सच नहीं बोलते हैं, तो कांग्रेस को अभी भी उम्मीदें हैं। बहरहाल 8 तारीख का इंतजार करना होगा। सुनते हैं अर्जुन मोढवाडिया को। देखो, क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है, और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहां माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर, वो तो 8 तारीख को है, और उसमें हम 100% इस दफ़ा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस दावा कर रही है कि वो मेजॉरिटी लेकर आएगी, बहुमत लाएगी और अपनी सरकार बनाएगी। बहरहाल अहमदाबाद में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा पहुंचे हुए हैं, और वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी कोई चीज थी या नहीं, और आम आदमी पार्टी कहां नजर आ रही है, एक ग्राउंड रिपोर्ट उनकी देखते हैं। गुजरात के कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल्स और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी, जो गुजरात में 27 सालों से है, वो एक बार फिर से सत्ता में आते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस जो ये कह रही थी कि वो परिवर्तन लाने जा रही हैं, वो दूसरे नंबर पर है, और आम आदमी पार्टी जिसने कई जगहों पर टक्कर दी, वो भी अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जो ज़मीनी तौर पर हमने देखा, उसकी जानकारी अगर आपको दें, शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी की अगर बात करें तो उनके लिए जो सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट रही है, वो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे भी हमने बात की। और जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर कौन उम्मीदवार है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहा जा रहा है, वो किया गया। अलग अलग मुख्यमंत्री हों, अलग अलग
केंद्रीय मंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो बीजेपी के, वो गुजरात पहुंचे थे। जगह जगह पर जाकर उन्होंने रोड शो किया, लोगों से मिले। उसके अलावा गुजरात गौरव यात्रा भी अक्टूबर महीने में निकाली गई। इससे पहले 2 बार गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई थी, एक बार 2002 दंगों के बाद और एक बार 2017 में, जब हमने देखा था कि किस तरह से जो पाटीदार एजिटेशन है वो बड़े पैमाने पर देखने मिल रहा था। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उससे पता चलता है कि भले ही ये कहा जा रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, अब भी भरोसा उनका बीजेपी पर ही है और विकल्प के तौर पर ना कांग्रेस यहाँ पर उभरती हुई नज़र आ रही है, ना कि आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेताओं से हमने बातचीत की उससे ये पता चला है कि भले ही हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर उन्हें इतने एक्टिव ना देखें, उनका ऐसा मानना है कि ज़मीनी स्तर पर वो गांव-गांव जाकर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जाकर उन्होंने काम किया है, लोगों से मिला है। अब भी वो दावा कर रहे हैं कि जितनी कम सीटें दिखाई जा रही हैं, इतनी कम सीटें उन्हें नहीं आएंगी। 2017 में हमने देखा था कि किस तरह से रिकॉर्ड कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी गुजरात के, अगर आप विधानसभा की बात करें, और उनकी अभी भी उम्मीद है कि वो उसी के आसपास सीटें लाने जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने जून में ही कैंपेन की शुरुआत की। बड़े पैमाने पर हमने देखा अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात आते हुए नजर आए। पहली बार है जब वो इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में ज़रूर वो लड़े थे, कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ पर उनकी हार हुई। इस बार जो ट्राइबल एरियाज़ है, ख़ासतौर पर सौराष्ट्र का जो पाटीदार लोग हैं, उनके बीच में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ये देखना अहम होगा कि किससे कितने वोटिंग परसेंटेज मिलता है, किससे फ़ायदा होता है, कौन किसकी बी टीम है, इसे लेकर कई सारे सवाल देखने मिल रहे हैं। बहरहाल जो पोल्स ऑफ पोल्स आए हैं उससे एक चीज़ साफ है कि फिलहाल गुजरात में 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ पर एक बार फिर से वो सत्ता में आती हुई दिख रही है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट डालने के बाद उन्होंने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। मीडिया तो मजबूरी में दिखाता है, पर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है? चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? कांग्रेस के आरोप पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमने अहमदाबाद में चुनाव अधिकारी से तत्काल रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थापित नहीं होता कि ये एक रोड शो था, भीड़ अपने आप वहां थी। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन सरेआम है, लगातार किया जा रहा है। 2017 से हमने ये देखा, ये परंपरा इन्होंने शुरू की है और हम पूरी उम्मीद करते थे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा, हमारी शिकायतों पर कुछ एक्शन लेगा, लेकिन चुनाव आयोग डरा हुआ है। तो अब लीगल रिकोर्स क्या हो सकता है, क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पे हमारी चर्चा शुरू हुई है। बहुत जल्दी हम इस पे कुछ कदम उठाएंगे। हिमाचल और गुजरात दोनों जगह वोटिंग संपन्न हो चुकी है और एग्जिट पोल्स अब चर्चा में है। हिमाचल में अब तक 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार इतिहास बदलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर पोल ऑफ एग्जिट पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं। 68 सीटें हैं, बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो 35 है। बीजेपी को बताया जा रहा है कि 35 सीटें मिल सकती है, 9 सीटों का नुकसान। कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकती है, 9 का नफा फायदा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी यहां खाता नहीं खोल पाएगी, अन्य के खाते में 3 आएंगे। तो ये स्थिति नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत दिख रहे हैं बीजेपी के वापसी के दिख रहे हैं और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिवाज बदलता हुआ एग्जिट पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिख रहा है। हालांकि मुकाबला बताया जा रहा है नेक टू नेक है। 8 तारीख को स्थिति साफ होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर खुलता हुआ दिख नहीं रहा है।
दोनों ही पहाड़ी राज्यों में हालांकि ये परंपरा रही कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, लेकिन उत्तराखंड में ये परंपरा बदल चुकी है। देखने वाली बात होगी कि ये एग्जिट पोल हिमाचल में सही साबित होते हैं या नहीं। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद अब बात करते हैं दिल्ली में हुए एमसीडी चुनावों की। उससे आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के आसार हैं। यहाँ कुल 250 वार्ड्स हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी को इसमें भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद हुए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में चले आ रहे बीजेपी के वर्चस्व को खत्म करने में वो कामयाब रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी साल 1993 में पहली बार हुए इस चुनाव में जीती थी, जिसके बाद 15 साल तक काबिज रही। और इस बार एग्जिट पोल्स में ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। तो यहाँ पर हम फुल फ्रेम में आपको दिखाते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। जो एमसीडी 250 वार्ड हैं उसमें बहुमत का आंकड़ा 126 है, जिसमें बीजेपी जो है 84 उसे सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं आपको हम ये भी दिखाएं, ये आप देखिए, ये है 126 वो आंकड़ा, 84 सीटों का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। कांग्रेस को 22 सीटों का, यानी 6 सीटें उसके पास आ रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी को 110 सीटों का फायदा, 154 सीटें। यहां हम सीटें जो बार बार कह रहे हैं, दरअसल वो वार्ड हैं। अन्य के खाते में 6 यानी 4 वार्ड इस बार उसका नुकसान में पहली बार है, जबकि एमसीडी का एकीकरण हुआ है, ये चुनाव हुआ है। किस तरह से एमसीडी चुनाव में हमने आरजू देखा, तमाम पार्टियों ने उतनी ताकत लगाई कि कोई कह नहीं सकता था कि ये नगर निगम का चुनाव है। बिल्कुल। तो इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जैसे ही ये एग्जिट पोल सामने आए उसके बाद अलग अलग दलों के नेता सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से एमसीडी में 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, बहरहाल इसके लिए तो हमें कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि एमसीडी के जो नतीजे हैं वो कल आएंगे 7 दिसंबर को। नमस्कार साथियों, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी और मेरी चमकती दिल्ली पे विश्वास किया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूं, 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो भाजपा और ये अरविंद सत्ता में पहुंचने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, परिसीमन किया गया, चुनाव को टाला गया, उसके तहत जिस तरह से कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की वोट काट दी गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें कहीं ना कहीं वो साजिश दिखती है कि शायद चुनावी जीतने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। पहले चुनाव टाले गए, फिर परिसीमन में सीटें घटाई गई और अब लाखों लोगों की वोट काट दी गई। लेकिन अभी भी कहता हूं, ये दावे झूठे साबित होंगे। धन्यवाद। और अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इन दिनों राजस्थान में है। और आज झालावाड़ शहर के खेल संकुल से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज यात्रा में सचिन पायलट भी शामिल है। उनके अलावा राज्य के कई नेता मौजूद हैं। आज झालरापाटन के बाद राहुल गांधी की यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी और इसके बाद बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए ये यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी और हरियाणा में एंटर कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में इस यात्रा का पहला दिन कैसा रहा, रिपोर्ट देखिए।
भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन राजस्थान में। 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा पहली बार कांग्रेस की सरकार वाले राज्य में आई है। लेकिन राजस्थान में मुद्दे कई हैं, नेतृत्व की लड़ाई भी और चुनावों की तैयारी भी। ये चुनाव जिताव यात्रा नहीं है, उसका मकसद ये है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ, तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, हो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी के एक वर्ग ने इसकी तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, जहां पार्टी के कैडर को पुनर्जीवित करने की कोशिश होगी। हाथ से हाथ जोड़ो, तो ये अब ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो, ये चलेगा। और किसी भी रूप में आज बीजेपी भी चिंतित हो गई है, विचलित हो गई है, उसी पे बिहेव कर रही है। राहुल जी पे यात्राओं में कई आरोप लगते हैं। अभी साथ को दे रहा है यात्रा का, देशवासी दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहा है। लेकिन चुनाव के मुद्दों को नजरअंदाज कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। दिलचस्प ये भी है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश सीधा बीजेपी के गढ़ वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ से हुआ है। राहुल गांधी जी हजूर आते हैं, बहुत देर में आए, आप हजूर हैं, आपको कोई, आप आते हैं, आप अपना वचन बोलते हैं और वचन को पूरा अमल नहीं करते। राजस्थान में मुद्दे कई हैं, नेतृत्व की लड़ाई है और चुनाव की तैयारियां हैं। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा इन मुद्दों और सवालों का जवाब तय कर पाएगी, ये देखना आगे है। झालरापाटन से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इसे व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और अब बात करते हैं संसद सत्र की। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। बैठक में सत्र को बिना हंगामे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सरकार सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जानकारी देगी। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। तो कल से शुरू होने जा रहा सत्र आपको बता दें 29 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल लेकर हाजिर हैं। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। तो अब खबरों की शुरुआत पोल्स ऑफ एग्जिट पोल से कर रहे हैं। देश के 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ एमसीडी चुनाव को लेकर भी जो एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो 8 दिसंबर को होने वाले जो नतीजों का दिन है जया, उसको लेकर एक हद तक तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आने लगी है। कई एग्जिट पोल्स ने जहां पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को फिर से बहुमत दिया है, वहीं एमसीडी चुनाव में 15 सालों के बाद बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एमसीडी चुनाव नतीजे तो कल आ जाएंगे सबके सामने 7 दिसंबर को। 8 को इंतजार रहेगा गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के नतीजों का। सबसे पहले अगर हम गुजरात की बात करें, जहां दूसरे चरण का मतदान कल ही खत्म हुआ है, उसके बाद नतीजों का काउंटडाउन यहां शुरू हुआ है और आपको पोल ऑफ एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 182 सीटें हैं, 92 जो है वो जादुई आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा। बीजेपी को बताया जा रहा है 132 सीटें। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स हैं, ये सभी जो पोल्स हुए हैं उसका निचोड़ हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 132 सीटें यानी 33 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस और सहयोगी की बात करें तो 38 सीटें, जिसमें 40 सीटों का नुकसान। 2017 में यहां पर हमने देखा था 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, सिंगल डिजिट में दिखाया जा रहा है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में 8 सीटें बताई जा रही है, वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें बताई जा रही हैं। बिल्कुल, और अगर
यहाँ पर बीजेपी है जिस तरह से वापसी करती हुई नजर आ रही है। अगर अब तक की बात करें जया, तो अब तक 2002 से बीजेपी को इतनी सीटें हासिल नहीं हुई हैं जितनी इस बार 2022 के चुनाव में मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल्स के अनुसार। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि 27 सालों के शासन के बाद भी बीजेपी इस तरह से वापसी करे, एक तरह से बम्पर वापसी इसे कहा जाएगा। तो देखते हैं कि अब नतीजों वाले दिन कितना अंतर जो है वो आता है। तो करीब करीब इतनी ही सीटें जो हैं ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। और एक जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने यहाँ पर चेंज की, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात अदिति जो हो रही थी, यहाँ पर हमने देखा किस तरह से बीच में 5 साल के अंतराल में किस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए, बीजेपी ने बदले, विधायक हैं उनके टिकट काटे गए। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, तो इससे अब ये नतीजे जो सामने आएंगे उससे आकलन करना आसान होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी को फायदा पहुंचा है, क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल 8 तारीख का इंतजार रहेगा जब नतीजे सबके सामने होंगे। और गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि एक नया इतिहास बनाना है। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। तो यहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं यशोदान गढ़वी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है। वो एग्जिट पोल्स को फिलहाल गलत बता रहे हैं। एजेंसियां हैं वो तो छोटे मोटे सर्वे लेती है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल से कई गुना ज़्यादा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, और उस दिन पता चल जाएगा। मैं 100% मान रहा हूँ कि भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। पहली फेज में 51+ सीटें हम जीत रहे हैं 89 में से। आज का 93 में से हमारा आकलन 50+ है, 52+। और वहीं गुजरात के एग्जिट पोल्स पर एनडीटीवी से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में बहुत ज्यादा सीटें मिलने जा रही है और आपका वोटर जो है अदिति, उनका कहना है कि वो शांत रहता है। जो बीजेपी का वोटर है वो ज्यादा जो है एक मुखातिब होता है, मीडिया के सामने भी आ पाता है। और ये भी है कि क्योंकि अब उनकी सरकार बनती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही, तो फिलहाल वो एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं, लेकिन नतीजे जब सामने आएंगे तब सबको स्वीकार करना ही होगा। एग्जिट पोल्स की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में लीड कर रही है, पर गुजरात और हिमाचल में एक भारी हार जो एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा। क्या कहना है आपका एग्जिट पोल्स पर? दिल्ली में कह रहे हैं कि 107-110 वॉर्ड्स आएंगी 250 में, और गुजरात में कह रहे हैं 10 से 15 सीट्स आएंगी। क्या कहना है आपका? देखिए, एग्जिट पोल्स की एक आप कहें इनहेरेंट ड्रॉबैक होता है। उनकी एक प्रकार से उनका मिजाज कुछ इस प्रकार का होता है, या उनकी साइंस कुछ इस प्रकार की होती है कि वो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को बहुत कम आंकते हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था, आज हम 2022 में खड़े हैं। 2013 से लेकर 2022 में जितने चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को सर्वेज ने बहुत कम आंका। हमारे पहले सर्वे में जब हम एक नई ऊर्जा बन के दिल्ली में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, 70 में से हमें एग्जिट पोल्स ने 1, 2, 4 सीटें दी थी, हमारी 28 सीटें आई थी। वो इसलिए क्योंकि नए एंट्रेंट को एग्जिट पोल्स गेज ही नहीं कर पाते हैं, उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका मतदाता कौन है, कितनी बड़ी तादाद में उन्हें वोट पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा ही कुछ गुजरात में होता नजर आ रहा है। गुजरात में हम एक नई ऊर्जा है, पहली बार दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कम आंका जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहने वाला है इन सारी प्रोजेक्शन से, और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। 2 चीज़ें जो एग्जिट पोल्स ने गुजरात के, जहाँ तक हम बात करें, जो मुझे लग रहा है उनमें कहीं खामी है या गलती है, वो ये है, एक तो उन्होंने बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग उतना ही दिखाया है जितना 2017 में था, आज से 5 साल पहले, यानी कि बीजेपी का 1-2% ही वोट शायद नीचे गिरा, लगभग वही मेंटेन्ड है, जो कि नहीं है। बीजेपी का वोट शेयर बहुत, और बीजेपी का मतदाता बहुत तेजी से नीचे आया है। उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और विकल्प की ओर निकला है, परिवर्तन की ओर निकला है।
वहाँ दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को लगभग 21% का वोट शेयर सारे एग्जिट पोल्स कुल मिलाकर औसतन दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है। तो बीजेपी का 46-47% से कहीं नीचे है, आम आदमी पार्टी का जो 20% दे रहे हैं उससे कहीं ऊपर है। जब ये करेक्शन करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी कहीं ऊपर आएगी और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस गुजरात में बेहतर होगा, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। नगर निगम में तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एमसीडी के चुनाव में भी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी एक मजबूत फोर्स है दिल्ली में, यहाँ पर भी हमें कम अंक आ गया है। यहाँ पर भी हमारी सीटें जो एग्जिट पोल्स जितने भी नंबर दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आएंगे और 200 के पार होगा आंकड़ा। आम आदमी पार्टी बम्पर सीटों के साथ नगर निगम में सरकार बनाएगी। धन्यवाद राघव चड्ढा हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, राघव चड्ढा कहते हैं कि जो बीजेपी का वोटर है वो एक तरह से अग्रेसिव है, तो वो साफ तौर पर एग्जिट पोल्स में बाहर आता है, पर जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो थोड़ा साइलेंट है, वो क्लियरली बाहर नहीं आ पाता है एग्जिट पोल्स में। इसलिए वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नंबर्स बहुत कम आके गए हैं, असलियत से बहुत दूर हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जय, हमने देखा कि गुजरात में कांग्रेस जो है उस तरह से जमीन पर प्रचार करती हुई नजर नहीं आए, दिग्गज जो थे वो भी गायब रहे। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो वोट अगर आम आदमी पार्टी की एंट्री से उनके पास गए हैं तो क्या वो बीजेपी को नुकसान हुआ है या सारा नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही हुआ है। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोडवाडिया ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात में लोग कैमरे पर सच नहीं बोलते, सुनते हैं उनको। देखो, क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है। और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहाँ माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर, वो तो 8 तारीख को है और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो सभी पार्टियां यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव कवर कर रहे हमारे सहयोगी अहमदाबाद में जो मौजूद हैं सोहित मिश्रा, ग्राउंड पर उनको क्या नजर आ रहे हैं, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। गुजरात के कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल्स और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी जो गुजरात में 27 सालों से है वो एक बार फिर से सत्ता में आते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस जो ये कह रही थी कि वो परिवर्तन लाने जा रही हैं वो दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी जिसने कई जगहों पर टक्कर दी वो भी अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जो ज़मीनी तौर पर हमने देखा उसकी जानकारी अगर आपको दें, शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी की अगर बात करें तो उनके लिए जो सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट रही है वो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे भी हमने बात की। और जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर कौन उम्मीदवार है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहा जा रहा है वो किया गया। अलग अलग मुख्यमंत्री हों, अलग अलग केंद्रीय मंत्री हों, बड़े बड़े नेता हों बीजेपी के, वो गुजरात पहुँचे थे। जगह जगह पर जाकर उन्होंने रोड शो किया, लोगों से मिले। उसके अलावा गुजरात गौरव यात्रा भी अक्टूबर महीने में निकाली गई। इससे पहले 2 बार गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई थी, एक बार 2002 दंगों के बाद और एक बार 2017 में, जब हमने देखा था कि किस तरह से जो पाटीदार एजिटेशन है वो बड़े पैमाने पर देखने मिल रहा था। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उससे पता चलता है कि भले ही ये कहा जा रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, अब भी भरोसा उनका बीजेपी पर ही है और विकल्प के तौर पर ना कांग्रेस यहाँ पर उभरती हुई नज़र आ रही है, ना कि आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेताओं से हमने बातचीत की उससे ये पता चला है कि भले ही हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर उन्हें इतने एक्टिव ना देखें, उनका ऐसा मानना है कि ज़मीनी स्तर पर वो गांव-गांव जाकर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जाकर उन्होंने काम किया है, लोगों से मिला है। अब भी वो दावा कर रहे हैं कि जितनी कम सीटें दिखाई जा रही हैं इतनी कम सीटें उन्हें नहीं आएंगी। 2017 में हमने देखा था कि किस तरह से रिकॉर्ड कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी गुजरात के, अगर आप विधानसभा की बात करें, और उनकी अभी भी उम्मीद है कि वो उसी के आसपास सीटें लाने जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने जून में ही कैंपेन की शुरुआत की। बड़े पैमाने पर हमने देखा अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात आते हुए नजर आए।
पहली बार है जब वो इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में ज़रूर वो लड़े थे, कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ पर उनकी हार हुई। इस बार जो ट्राइबल एरियाज़ है, ख़ासतौर पर सौराष्ट्र का जो पाटीदार लोग हैं, उनके बीच में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब जब जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ये देखना अहम होगा कि किससे कितने वोटिंग परसेंटेज मिलता है, किसे किससे फ़ायदा होता है, कौन किसकी बी टीम है, इसे लेकर कई सारे सवाल देखने मिल रहे हैं। बहरहाल जो पोल्स ऑफ पोल्स आए हैं उससे एक चीज़ साफ है कि फिलहाल गुजरात में 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ पर एक बार फिर से वो सत्ता में आती हुई दिख रही है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जय, अब तक 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिवाज बदलेगा। ये एक बड़ा देखने वाला दिलचस्प बात होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, यहाँ ये देखना होगा। एक बार हम आपको पोल ऑफ एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, जहां 68 सीटें हैं विधानसभा चुनाव में, बहुमत का आंकड़ा 35 है। बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान, 35 सीटें आते हुए दिख रही है। कांग्रेस को 9 सीटों का फायदा, यानी बीजेपी की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। 30 सीटें लेकिन अभी भी कांग्रेस को दिख रही हैं, जो कि 35 बहुमत का आंकड़ा उससे कम है। आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य के खाते में 3। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की सत्ता में वापसी नजर आ रही है और एक रिवाज बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने उत्तराखंड में भी देखा, दूसरा पहाड़ी राज्य है, कि वहां किस तरह से यही रिवाज की और राज बदलने की बात होती है। वहां बीजेपी की वापसी, और एक बार जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं हिमाचल में बीजेपी की वापसी, हालांकि 9 सीटों का नुकसान दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज तक एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है जया, सिर्फ वो है जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी एग्जिट पोल तो कांग्रेस को पीछे रख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एग्जिट पोल है इसमें कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस पार्टी भी यही दावा कर रही है कि वो हर हाल में सत्ता में वापसी करेगी। वो एग्जिट पोल पर उतना विश्वास नहीं कर रही है, और आम आदमी पार्टी की हालत हिमाचल में बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। जयराम ठाकुर को आपको यहां पर सुनवाते हैं। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। तो यहाँ गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स की हमने बात की। एमसीडी चुनाव जो कि उसके नतीजे कल आने हैं, एग्जिट पोल्स उसकी अगर बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर बताया जा रहा है भारी बहुमत के आसार हैं। कुल 250 वार्ड्स हैं यहाँ पर, जिसमें एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको आंकड़े अगर हम दिखाएं तो किस तरह से जो 250 वार्ड्स हैं उसमें से आम आदमी पार्टी 152 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। 108 सीटों का यहाँ पर फायदा दिख रहा है। बीजेपी को सीधे 83 सीटों का नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है। 85 सीटें उसे मिल रही हैं। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में जो चला आ रहा बीजेपी का वर्चस्व है वो उसको खत्म करने में कामयाब रहेगी। हालांकि जिस तरह से इस बार नगर निगम के चुनाव लड़े गए हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज जो हैं वो नगर निगम के चुनाव में उतारे थे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमने देखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखा जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे और पार्षदों के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन उसका फायदा यहां पर होता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एमसीडी में दिल्ली की जनता ने बदलाव के इशारे किए हैं। और वहीं दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने एमसीडी चुनावों के एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से एमसीडी में 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस जीत रही। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है, खुद अनिल चौधरी जो है उनका वोट तक वहां पर नहीं था। तो कांग्रेस यहाँ पर बार बार यही कहा गया कि कांग्रेस ने यहाँ से खुद को एक तरह से हटा लिया है और एक तरह से वॉकआउट दे दिया है दोनों पार्टियों को।
नमस्कार साथियों, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं और मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी और मेरी चमकती दिल्ली पे विश्वास किया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूं, 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो भाजपा और ये अरविंद सत्ता में पहुंचने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, परिसीमन किया गया, चुनाव को टाला गया, उसके तहत जिस तरह से कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की वोट काट दी गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें कहीं ना कहीं वो साजिश दिखती है कि शायद चुनावी जीतने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। पहले चुनाव टाले गए, फिर परिसीमन में सीटें घटाई गई और अब लाखों लोगों की वोट काट दी गई। लेकिन अभी भी कहता हूं, ये दावे झूठे साबित होंगे। धन्यवाद। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में सभी विपक्षी दलों के जो नेता हैं इसमें वो शामिल हुए थे। जो कल की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापक रूप से इसे सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और उसके बाद इस बैठक की कुछ बेहतरीन तस्वीरें सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री जो है विपक्षी दलों के नेताओं से गर्मजोशी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी आपने देखा, ममता बनर्जी। तो प्रधानमंत्री इस सर्वदलीय बैठक में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये तमाम तस्वीरें सामने जब आई तो उसके बाद वायरल भी हुई। तो चुनाव में भले ही एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेता बैठक के बाद गर्मजोशी से मिलते हुए। तो एक और सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और उसकी वजह संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो अब कल से शुरू होने जा रहा है। तो आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भी भेजा है और बैठक में सत्र को बिना हंगामे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सरकार सत्र के दौरान विधायी कार्य और इससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जानकारी देगी। बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहा सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा और यहां पर 17 बैठकें होंगी। और अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो राजस्थान के झालावाड़ से शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो खेल संकुल से, शहर का जो खेल संकुल है वहां से शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज यात्रा में सचिन पायलट भी शामिल हुए और उनके अलावा राज्य के कई नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए। आज झालरापाटन के बाद राहुल गांधी की यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी और इस वक्त हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, उनसे हम जुड़ रहे हैं, झालावाड़ में ही मौजूद हैं। बताएं हर्षा, आज दूसरा दिन है और ये पहली बार ऐसा है भारत जोड़ो यात्रा किसी कांग्रेस शासित राज्य से गुजर रही है। किस तरह की तैयारियां, लोगों में उत्साह, क्या कुछ नजर आ रहा है और पर्दे के पीछे राजनीति क्या कुछ चल रही है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो भी समझाएं। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो साथ ही हैं यात्रा में, लेकिन ये जो एरिया है ये बीजेपी का गढ़ है। और आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है इस यात्रा के बारे में, क्योंकि क्या है कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी लोग जो यात्रा में शामिल होने आए हैं, कुछ तो स्थानीय लोग हैं लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हैं। भैया, ये जो है आपका एरिया बीजेपी है, ज्यादातर आप लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हो, तो कोई चर्चा हो रही है क्या राहुल गांधी की यात्रा? राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। 10 दिन तक गिनती बोलोगे, कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का, तो जनता के बीच बहुत ज्यादा। तो आप लोग बीजेपी के ज्यादातर समर्थक हैं, यहाँ बीजेपी को वोट मिलता है? जी बीजेपी। हम अभी ये वसुंधरा जी का इलाका है? हाँ जी, वसुंधरा जी का इलाका है और इसके बाद भी राहुल गांधी ने जो वादे किए थे अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप लोग के बारे में आप बताइए, किसको ज्यादातर यहाँ पे वोट देते हैं और राहुल गांधी के आने से कोई चर्चा तो हुई है? आप लोग भले ही बीजेपी को वोट दें या किसी को वोट दें, लेकिन एक राजनीतिक जो माहौल बनता है, चर्चा होती है, कुछ हुआ है क्या? चर्चा है मैडम, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी को हम भी मानते हैं, हमारी जो सारी मांगे बीजेपी पूरी करती है, लेकिन कांग्रेस का कोई। यहाँ से आपकी मुख्यमंत्री रही है। आप लोग बताइए क्या है यहाँ पर, जैसे राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, यहाँ से आपके साथ में निकल रही है, सुकेत थोड़ा दूर है वहीं पे रुकेगी, तो कुछ बातचीत हो रही है क्या गांव में? मैडम, भारत
जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इससे माहौल भी बन रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई वादे करते हैं, कई झूठे 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में डाला रहे हैं, अभी तक आ ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रामगंज मंडी क्षेत्र में कांग्रेस 15 साल। आपका एमएलए कौन है यहाँ से? हमारा एमएलए मदन दिलावर जी। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ चर्चा हो रही है क्या यात्रा के बारे में? सब कुछ हो रही है मैडम चर्चा तो हमारे यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा दो पक्ष हैं, कोई लोग बीजेपी वाले हैं, कोई लोग कांग्रेस वाले। वैसे ये जो एरिया है आपका हड़ौती, ज्यादातर आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं, अपन तो कांग्रेस को देते हैं। आपने तो पहन रखा है कांग्रेस का ये वाला। तो यात्रा में नहीं गए आज सुबह? कल भी वहाँ थे और अभी भी वहाँ से वापस जा रहे हैं हम। जी। तो आपने देखा कि दो तरह की प्रतिक्रिया है। ये जो हाड़ौती का एरिया है जहां से इन्होंने प्रवेश किया है, दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर एमपी और एमएलए, जैसे एमएलए वसुंधरा जी हैं और एमपी उनके बेटे हैं, और यहाँ पे मदन दिलावर हैं, यहाँ से एमएलए हैं। तो यह इस गढ़ से प्रवेश करके जो जा रही है, तो कम से कम जैसे हमने देखा कि कुछ पक्ष यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। लेकिन जहां तक जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है, लेकिन शायद भारत जोड़ो यात्रा में उसका हल नहीं निकलेगा। नेतृत्व की जो लड़ाई है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, शायद उसका जो हल है भारत जोड़ो यात्रा से नहीं निकलने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि राजस्थान में चुनाव 2023 में होने वाले हैं, 11 महीने दूर हैं, इसलिए ये जो सारी बातें हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की जो को एक तरह से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चर्चाएं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की, जिनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ और वो सफल रहा। और यहाँ पर अदिति, एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि खुद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की अपने पिता को। बिल्कुल, और फिलहाल दोनों आईसीयू में है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने उनका एक वीडियो भी ट्वीट किया है। मीसा भारती ने लिखा है कि पापा ने हाथ हिलाकर सबकी शुभकामनाओं का वीडियो के जरिए स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया है। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका ये ऑपरेशन हुआ है और फिलहाल दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर रोहिणी आचार्य की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने की है। आपको बता दें कि जयपुर में गुजरात पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। फ्लाइट से वो दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे, तभी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ अहमदाबाद ले जाया गया। गुजरात पुलिस उनको अहमदाबाद ले गई है। बिल्कुल, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली से वो जयपुर लैंड किए थे और उस वक्त गुजरात की पुलिस वहां पर उनका इंतजार कर रही थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अहमदाबाद ले जाया गया। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ था उस पर ट्वीट को लेकर ये साकेत गोखले की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात पुलिस की साइबर सेल में ये केस को दर्ज किया गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि जो गुजरात का मोरबी पुल हादसा था उस पर जो साकेत गोखले ने ट्वीट किया था उसको लेकर गुजरात पुलिस की साइबर सेल ने केस दर्ज किया और जयपुर से साकेत गोखले की गिरफ्तारी हुई है। तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है जाया क्योंकि जो केस दर्ज हुआ उसके बाद जयपुर जाकर बाकायदा गुजरात पुलिस ने उनका इंतजार किया है, उनका फ्लाइट लैंड हुआ है और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। और अपडेट इसमें आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले पर वो चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश के तौर पर इसे करार दे रही है टीएमसी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉप 5 खबरों की। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर पोल ऑफ एग्जिट पोल से जुड़ी हुई, जहां गुजरात विधानसभा में बीजेपी की बंपर वापसी के आसार दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर सत्ता के लिए कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी पे नजर आ रही है। और एमसीडी चुनाव की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और
चौथी खबर है लखीमपुर केस से जुड़ी, जहां आशीष मिश्रा पर आज तय होंगे आरोप। पांचवी और आखिरी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, जहां उनकी बेटी रोहिणी ने उन्हें किडनी डोनेट किया है और उनका सफल ऑपरेशन हुआ है।